दुनिया के टॉप 10 बेकार पड़े मेगा प्रोजेक्ट्स। क्या आप सभी जानना नहीं चाहते आपके टैक्स का पैसा सरकार कहां लगाती है? इस वीडियो के बाद आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो जरूर लगा ही लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के टॉप ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद या तो उन्हें बंद कर दिया गया या वो बहुत बड़े फ्लॉप साबित हुए। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, र्यूग्योंग होटल। विदेशियों का आना जाना जहां प्रतिबंधित है, उस देश नॉर्थ कोरिया का र्यूग्योंग होटल कभी किसी समय फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के इरादे से बनाया गया था, जिसकी फंडिंग रशिया कर रहा था। हालांकि सोवियत यूनियन के पावर से जाने के बाद इस होटल का कंस्ट्रक्शन 1992 से 16 सालों तक के लिए रोक दिया गया। 2008 में 180 अरब डॉलर के खर्च पर इसमें LEDs लगाए गए, जिनके जरिए आज कोरियन जनता को उनकी हिस्ट्री बताई जाती है। र्यूग्योंग होटल जैसे महंगे मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी और 2 खरब डॉलर की लागत लगेगी, जो कि नॉर्थ कोरिया की पूरी GDP का 5% है। हालांकि भले ये होटल गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब हासिल ना कर पाया हो, लेकिन इसने टॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग की जगह जरूर प्राप्त कर ली है। नंबर 9, सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर USA। द डेजर्ट्रॉन के नाम से बुलाया जाने वाला पार्टिकल एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट होने वाला था, लेकिन खराब प्लानिंग और बुरे इंप्लीमेंटेशन की वजह से 1990 में 15 माइल्स टनल और 17 शाफ्ट साइट पर ही धंस गया। इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट 4.4 खरब डॉलर से बढ़कर 11 खरब डॉलर तक पहुंच गया और टैक्स पेयर्स के 2 खरब से ज्यादा पैसे इस मिसप्लान्ड मेगा प्रोजेक्ट में बर्बाद हो गए। नंबर 8, दुबई आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई का आर्टिफिशियल आइलैंड एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन उनमें लगाए गए पैसे, मेहनत और समय को अगर उनकी उपयोगिता से कंपेयर किया जाए तो वे बेकार नजर आते हैं। दुबई की प्लानिंग थी एक ऐसा कोस्ट लाइन तैयार करना जो कि छोटे बड़े आइलैंड्स का ग्रुप होगा। इसकी शुरुआत 2001 में पाम जुमेरा से की गई, जिसके बाद पाम जेबेल अली और द वर्ल्ड के साथ ही कुछ और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन 20 साल बाद भी ये आइलैंड्स इनकम्प्लीट और खाली पड़े हैं। इनमें से अधिकतर आइलैंड्स कंस्ट्रक्शन फंडिंग की वजह से फेल हो गए और एकमात्र कंप्लीट हुआ आइलैंड पाम जुमेरा भी हर साल 0.5 सेंटीमीटर सिंक कर रहा है। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का कहना है कि सेंचुरी के खत्म होने तक सी लेवल 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। हालांकि अगर तब भी आइलैंड पानी में ना डूबे, फिर भी एनवायरनमेंट में होते बदलावों के साथ इसे मेंटेन रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा साबित होने वाला है। और इतना सब कुछ केवल एक आर्टिफिशियल आइलैंड के लिए व्यर्थ सा लगता है। नंबर 7, इंटरस्टेट H3 हाईवे USA हवाई। हवाई के खूबसूरत पहाड़ों और टनल से गुजरती H3 हाईवे इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। इनके कठिन टेरेन और एनवायरमेंटल हर्डल्स के बावजूद एक 24 किलोमीटर लंबा हाईवे खड़ा कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि चुनौतियों की शुरुआत इसके निर्माण से 26 साल पहले ही होने लगी थी। हवाई के ओहू आइलैंड पर बनाए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का प्रपोजल साल 1960 में पहली बार सामने रखा गया। इसके बाद कई एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय हवाईयन लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। उस वक्त के एनवायरमेंटल लॉज भी इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत में बड़ी बाधा बने हुए थे, जिन्हें कांग्रेस द्वारा 1986 में हटाया गया और इसके बाद ही इस हाईवे का काम शुरू हुआ, जो कि 1997 में जाकर पूरा हुआ। हालांकि इतने डिलेस, विद्रोह और पर्यावरण से जुड़े खतरों के कारण ये अपने प्रपोज्ड बजट से 5 गुना ज्यादा की कीमत पर बनाया गया। 80 अरब डॉलर प्रति मील की लागत पर बना ये हाईवे आज भी लोगों के उतने काम नहीं आता और ज्यादातर खाली ही रहता है। स्थानीय हवाईयन लोग आज भी इसका इस्तेमाल करने से एतराज जताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हाईवे शापित है। नंबर 6, दुबई क्रीक टावर। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, स्काई इज नॉट द लिमिट, और शायद इसी बात पर अमल करने के लिए आज दुनिया के कई देशों में होड़ मची हुई है। सभी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बनाने की रेस में लगे हुए हैं। सऊदी अरेबिया के जेदा टावर को टक्कर देने के लिए दुबई ने क्रीक टावर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। दरअसल क्रीक टावर के डिजाइन में स्टील केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि कुछ किलोमीटर की दूरी तक फैले होंगे। इसके अलावा इन स्टील केबल्स को अब तक की सबसे ऊंची हाइट पर ले जाना भी बेहद मुश्किल है। एक स्काई स्क्रेपर कहलाने के लिए टावर करीबन 50% रहने योग्य होना चाहिए, जबकि क्रीक टावर केवल 30% ही इनहैबिटेबल है। ये सब जानने के बाद आपको ये बात हैरान नहीं करेगी कि फाउंडेशन बनने के तुरंत बाद क्रीक टावर पर आगे काम होना 2016 में बंद कर दिया गया। प्रपोजल के मुताबिक ये मेगा प्रोजेक्ट 2022 तक बनकर तैयार होने वाला था,
लेकिन आज के दौर की टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स को देखकर ऐसा हो पाना असंभव सा लगता है। तब तक के लिए क्रीक टावर हमारे यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स की शोभा बढ़ाएगा। नंबर 5, नेपियदियो, म्यांमार। घोस्ट सिटी के नाम से फेमस म्यांमार का नेपियदियो शहर दुनिया के सबसे वीरान पड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। आपके अनुसार किसी देश की सर्वाधिक प्रचलित और आबादी वाली जगह कौन सी होती है? जी हाँ, उस देश की राजधानी। म्यांमार की पहली राजधानी यांगोन, जिसे रंगून भी कहा जाता है, कुछ ऐसी ही थी। 7 अरब लोगों से भरी इस कैपिटल शहर की आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। हालांकि 2005 में घोषित किए गए नए कैपिटल शहर नेपियदियो के साथ ऐसा होना असंभव सा लगता है, क्योंकि इस शहर में ना के बराबर लोग रहते हैं और आपको रोड पर केवल गाड़ियों और बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। कैपिटल को थोड़ा सेंट्रल लोकेशन देने के लिए सरकार ने नेपियदियो को चुना और उसके विकास में अभी तक 4 खरब डॉलर तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, जिम्स और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन एक मुख्य चीज की कमी है, वो है आबादी। लंदन के क्षेत्रफल के जितने बड़े इस शहर में गिन चुनकर कुछ लोग रहते हैं, जो कि एक बहुत ही विचित्र बात है। इसके पीछे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ना होना और काफी लंबी रोड यात्रा है, जो कि लोगों को इस शहर में बसने से रोक रही है। पर उम्मीद है कि आगे चलकर ये यूजलेस दिखने वाला मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में अच्छी खासी पॉपुलेशन का दिल खोलकर स्वागत करेगा। नंबर 4, लंदन गार्डन ब्रिज। लंदन में बनाया जाने वाला गार्डन ब्रिज एक बहुत ही सुंदर मेगा प्रोजेक्ट साबित होने वाला था, लेकिन उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया, क्योंकि उसे जहां बनाया जा रहा था वहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। लंदन ब्रिज साउथ बैंक को टेम्पल एरिया से जोड़ता था। हालांकि ठीक इसी काम के लिए उस एरिया में और भी कई ब्रिजेस थे, जिन्हें कंपैरेटिवली कम लागत के साथ बनाया गया था और वो काफी यूजफुल भी थे। 85 अरब डॉलर के बजट में बनने वाले इस ब्रिज का कुल खर्च 280 अरब डॉलर से भी ऊपर चला गया। इन्वेस्टर्स को भी इस ब्रिज की उपयोगिता का पता चला और वो इस मेगा प्रोजेक्ट से पीछे हटने लगे। इसलिए अरबों लगाने के बावजूद 2017 में लंदन ब्रिज के निर्माण को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। नंबर 3, सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। स्पेन यूरोप की पसंदीदा जगहों में से एक है। इस वजह से यहाँ हमेशा यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, जिसका सारा भार मैड्रिड में स्थित मेन एयरपोर्ट के ऊपर पड़ता है। यात्रियों की इस भीड़ को बांटने के लिए मेन एयरपोर्ट के ऑल्टरनेटिव के तौर पर सियुडाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साल 2009 में बनकर तैयार हुआ ये एयरपोर्ट सालाना 2 अरब पैसेंजर से ज्यादा की कैपेसिटी रखता है और इसका रनवे यूरोप के टॉप 5 सबसे लंबे रनवेज में से एक है। हालांकि मैड्रिड के 70 अरब की कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए इस एयरपोर्ट में लगातार काम जारी है, जिस पर 2012 में जाकर एक विराम लग गया। दिक्कत यह थी कि 130 अरब डॉलर से ज्यादा के खर्च पर बना ये सेंट्रल एयरपोर्ट दरअसल सेंट्रल था ही नहीं। ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर एक रिमोट लोकेशन पर बना हुआ था, जिसकी वजह से ना तो लोग इतनी दूर सफर करना पसंद करते थे, ना ही कोई बड़ी एयरलाइन कंपनी कैपिटल से दूर फ्लाइट ऑपरेशंस करना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि सियुडाद एयरपोर्ट 350 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्जे में डूब गया, जो कि 2014 में केवल 12,000 डॉलर में बेच दी गई। अपनी बेकार लोकेशन के कारण आज ये मेगा प्रोजेक्ट दुनिया भर के यात्रियों के लिए पूरी तरह से यूजलेस है। नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी, मलेशिया। भविष्य के शहर की कल्पनाओं पर बनाया गया मलेशिया का ये फ्यूचरिस्टिक फॉरेस्ट सिटी आज एक खाली पड़ा शहर है, जहां 500 से भी कम लोग रहते हैं। खरबों रुपए लगाने के बावजूद भी ये फॉरेस्ट सिटी विवादों में फंसा महज एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट बनकर रह गया है, जो कि आने वाले 10 से 12 साल या उससे अधिक तक इसी प्रकार रहने वाला है। मलेशिया के एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट 4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर बना एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होने वाला था, जिसकी लोकेशन सिंगापुर से काफी करीब है। ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट कई फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा फंडेड था, जिसकी वजह से ये स्थानीय लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा था। 2019 तक फॉरेस्ट सिटी की कुल 80% प्रॉपर्टी चाइनीज इन्वेस्टर्स ने खरीद ली थी, जिसे देखते हुए मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद ने फॉरेस्ट सिटी में होने वाले सभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बैन कर दिया। नतीजन प्रोजेक्ट को काफी फाइनेंशियल बैकलैश झेलना पड़ा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कई इन्वेस्टर्स इस मेगा प्रोजेक्ट से पीछे हट गए, जिसके बाद इस ग्रीन प्रोजेक्ट के जल्द पूरे होने की आशा बेहद कम नजर आती है। नंबर 1, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। बढ़ते तकनीकीकरण और आधुनिक हथियारों के बनने की वजह से न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या आम होती जा रही है। न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल सही ढंग से होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनमें पोटेंशियली पूरे शहर को नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 में यूएस अथॉरिटीज ने न्यूक्लियर डिस्पोजल का एक अचूक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया, जो कि था यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। यूका की कम आबादी और उसके पहाड़ों में रेडियो एक्टिव वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पाने की क्षमता को देखते हुए
अथॉरिटीज ने पूरे देश के 100 न्यूक्लियर प्लांट्स का वेस्ट नेवादा के यूका माउंटेन्स में बने टनल में डिपॉजिट करने का प्रपोजल रखा, जो कि स्थानीय लोगों और अपोजिशन को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये रिपोजिटरी प्लांट से बेहद दूर बनने वाली थी और ये वहां के एकमात्र वाटर सोर्स को भी कंटामिनेट करने का खतरा रखती थी। इसी तरह प्रोजेक्ट में कई लूप होल्स थे, जिसकी वजह से रिपोजिटरी के प्रपोजल को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद प्रोजेक्ट को 2002 में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द्वारा मंजूरी दे दी गई। हालांकि ऑपोजिशन और पब्लिक के लगातार विद्रोह के बाद 2010 में ओबामा ने रिपोजिटरी की फंडिंग रोक दी। 3 साल बाद फेडरल कोर्ट ने रिजम्पशन की मंजूरी दी। हालांकि तब से आज तक रिपोजिटरी में कुछ खास काम नहीं हुआ और 17 खरब अमेरिकी डॉलर लगने के बाद ये केवल एक नाकाम मेगा प्रोजेक्ट बनकर रह गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।